हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। मैंने सर ये उच्च न्यायालय वाला पोर्शन शायद अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मैं ये आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। 2 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, न्यायपालिका, ठीक है, संघ और राज्य का दोनों का। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कल के जो है न्याय स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे नीचे में आता है मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए कम सजा वाले अपराधी न्यायालय, फिर म्युनिसिपल न्यायालय, ये ऐसे उतने आपके लिए नहीं, फिर उप न्यायाधीश वर्ग सेकंड का न्यायालय अधीनस्थ, फिर देखिए जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो भारतीय संविधान में एकीकृत, जैसे होता ना, केस यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हम उच्च न्यायालय में अपील करते, उच्च न्यायालय ने फिर सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम है। तो देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान। एकीकृत का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर है, ढांचा ऐसे है, सबसे टॉप पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे है उच्च न्यायालय, उससे नीचे है जिला न्यायाधीश, फिर ऐसे अधीनस्थ वर्ग, वो इस तरीके से है। ठीक है। तीसरे स्तर पर है अधीनस्थ। ठीक है, तीसरे स्तर पे अधीनस्थ है। अगला ये तो हो गया दीवानी मामला। और फौजदारी मामले में क्या होता है? फौजदारी मामले सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फिर सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, फिर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये डेट आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पहले नहीं, कब ध्वज लिया गया था, कब तिरंग मतलब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कब संविधान लागू हुआ था, कब संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये सब डेट एग्जाम में आता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? भी ध्यान रखिए, भाग तो 5 है, अनुच्छेद क्या है? 124 से लेके 147 तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उपबंध दिया गया है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के विनिमय के लिए किससे अधिकृत किया गया? तो संसद को। भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था का है? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो भारत के संविधान के द्वारा। संविधान में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का रक्षक भी किसे बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? ये भी ऐसे आपको इजी लगेगा, बट ये भी एग्जाम में आया हुआ। पिछले बार जब 2021 में यूपी पीजीटी या टीजीटी किसी में, मुझे ध्यान नहीं है, बट किसी में आया हुआ है, और भी एग्जामों में आया हुआ है। तो अब ध्यान रखिएगा, 34। तो 34 में एक हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश और 33 हो जाएंगे आपके अन्य न्यायाधीश। और ये समय समय पे इनमें चेंजेस हुए हैं, मतलब संख्या बढ़ी। पहले 7 था, 7+8 था, फिर हर संशोधन के बाद इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अब जो अभी पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा, तो 34 है टोटल। और मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन में मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने? तो 33। संविधान लागू होने के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य, हाँ ये देखो, ये भी आगे 8 था ना, एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य न्यायाधीश, पहले ही याद रखिएगा। और अभी वर्तमान वाला 2 ध्यान रखिएगा। अगला, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि मुख्य न्यायाधीश अन्य किसी स्थान पर सुनवाई करना चाहता है तो इसके लिए उसे उसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो जाएगी। एक्चुअल में मैं थी नहीं यहाँ पे, वीडियो वो बना नहीं पाई थी, तो इसलिए इस बार तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आपकी ये वीडियो जाएगी। और अब रेगुलर वीडियो जाएगी, हर दिन 2 वीडियो तो निश्चित ही जाएगी। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आपने कल न्यूज़ में देखा ही होगा, मैंने भी शॉर्ट में डाल दिया कि जो आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम था वो अभी जो 18-19 को था उसको स्थगित करके लास्ट आपका अगस्त में कर दिया गया है। और टीजीटी का भी देखिएगा, मे बी उसका भी डेट बढ़ेगा ही। तो अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो उस पर एकदम फोकस होके लग जाओ, वो तो 25 को है ना एग्जाम, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आपका। अगला है, और अभी झारखंड में भी वैकेंसी आई है। अगर आप बिहार के हो तो बिहार में भी 0.4 वाला एग्जाम, अब उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसमें लग जाओ। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या निर्धारित किया गया है? तो वरिष्ठता।
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 124 के फर्स्ट। सॉरी। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 124 सेकेंड। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हो, अथवा है, देख लीजिएगा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हो और राष्ट्रपति की राय में एक परंपरागत विधिवेत्ता हो। आगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 65 वर्ष निर्धारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की थी? तो 1993 में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले तो सारे का याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, वित्त आयोग, जितने भी फर्स्ट है और लास्ट वाला वो ध्यान रखना है आपको। तो जे कानिया है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नहीं, तो काफी पहले आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा एक बार। एक मिनट। अच्छा, करंट में 52वें चीफ जस्टिस हैं आपके BR गवाई। ठीक है, ये है गवाई। ठीक है, अब चलिए आगे चलते। भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ था? 2014 में। न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का क्या उद्देश्य है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संशोधन के तहत हुआ था? तो 99वें संशोधन 2014। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को असंवैधानिक घोषित किया था? 2015। वर्तमान में कॉलेजियम की नियुक्ति किस प्रणाली के द्वारा हुई है? वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली? कॉलेजियम। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी योग्यता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 124 का तीसरा। अगला, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? 124 में 4। अगला, सर्वोच्च न्यायालय अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस तरीके से हटाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर महाभियोग द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 125। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख। भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए क्या आधार किए गए हैं? तो कदाचार या असमर्थता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं? तो दोनों सदन में। संसद द्वारा किस प्रकार से के बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। आगे है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखे तथा उनकी असमर्थता आदि की जांच करने से संबंधित प्रक्रिया के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम कितनी धारा है? तो इसमें 7 धाराएं हैं। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त करने वाली किन शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है? तो अक्षमता और कदाचार।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस अधिनियम में विहित है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप कहाँ है? तो अनुसूची 3 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 6 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु किस परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है? तो वित्तीय आपात के दौरान। संविधान के किस अनुच्छेद के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अनुच्छेद 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करता है? तो जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो अथवा कर्तव्य निर्वाह में किसी कारणवश असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है? तो केवल उच्चतम न्यायालय में होती है। तदर्थ न्यायाधीश का अनुच्छेद 127 याद रखिए, कई बार ये वाला अनुच्छेद पूछा गया है कि नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति पे करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस कारणवश होती है? तो कोरम न पूरा होने पर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम जब हो जाती है तो उस पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किस पूर्व अनुमति प्राप्त करता है? तो संबंधित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं राष्ट्रपति से। आगे है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है? तो उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा अल्पकाल के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 128। अगला, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी पदावधि के पूर्व हटाया नहीं जा सकता, तथापि इसके लिए प्रयत्न किया जा चुका है कि वे कौन से न्यायाधीश हैं? रामास्वामी 1991, सैमित्र सेन 2011। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कितने सदस्यों की समिति गठित की गई है? तो 3 सदस्य की समिति। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष वकालत नहीं कर सकता? तो 124 का 7वां। अगला है, भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में दिया गया था? आधारभूत ढांचे का, तो ये था केशवानंद भारती विवाद 1973। लाइन भी याद रखिएगा इसका। ये भी जो आर्टिकल है काफ़ी बार पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायाधीश न्यायालय के रूप में ये है, तो अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य? सबसे पहले तो यही वर्ड है, ये क्या मतलब? तो इसका मतलब होता है उस न्यायालय के फैसले अभिलेख या साक्ष्य। अभिलेख मतलब साक्ष्य के रूप में, जैसे अभिलेख देखते हैं ना, पुराने इतिहास में हम अभिलेख पढ़ते हैं, एक साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। उस न्यायालय को अवमानना से में दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। मूल या प्रारंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता क्या क्या सम्मिलित है इसमें? तो केंद्र सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक के लिए मौलिक अधिकार का संरक्षक? तो आर्टिकल 32 और 13 न्याय 13 एंड 12 ये हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लागू करने के लिए कौन कौन से अभिलेख जारी करते हैं? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आगे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किससे संबंधित परामर्श देता है? तो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक सलाह, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा आदि मामलों में परामर्श। आगे, सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 131। मूल अधिकार के हनन पर कोई व्यक्ति किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो बोथ, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों है। तो आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय।
अगला है भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी उच्च न्यायालय की सिविल दंडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो अनुच्छेद 132 के तहत। सिविल विषयों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 133। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जाती है? तो उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 133 का 3। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामले के विरुद्ध अपील है? तो 134। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कौन अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 132 और 136। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत है? तो अपीलीय। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता तो संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अनुच्छेद 132, सिविल संबंधित मामले 133, आपराधिक मामले 134, विशेष इजाजत से संबंधित अपीलीय मामले 136। भारत में कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहे जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215। किस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से मना कर दिया? तो अयोध्या मंदिर मामला 1993। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों या आदेशों में परिवर्तन का अधिकार क्या कहलाता है? पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के में निहित है? तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निहित उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किसके अधीन है? तो संसद की विधि या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत किए गए नियमों के अधीन। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार अनुच्छेद 138। संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को किसी भी मामले में आंतरिक करने या उसके पास मांगने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 139। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा 139 जोड़ा गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श अधिकार किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शीय अधिकारिता क्या कहलाती है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर परामर्श देना, परंतु ऐसा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों की सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को है। तब ये तो ध्यान रखिए, तो आपको पता है बंदी प्रतीक्षाकरण व्यक्ति, ये कई बार एग्जाम में आता है, मैच फॉलोइंग आ जाएगा। तो व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना परमादेश, हम आदेश देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रतिषेध, मना करना या न्यायालय द्वारा निषेध। प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से निर्णय अपने पास बुलाना है, और प्रतिषेध में है मना करना या जब कार्यवाही न्यायालय में लंबित हो। अधिकार परीक्षा, किसी लोग को पद को अवैध रूप से धारण करने पर न्यायालय द्वारा अधिकार पूछना। ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीटो दोनों न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं, कार्यपालिका विधायिका किसी अन्य के लिए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे वो था केशवानंद भारती वाद। उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ वो था गोलकनाथ केस। ये सब का आपको क्रम भी पूछता है, तो टाइमलाइन में याद रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय के अपील के लिए अनुच्छेद 132, 133 और 134 किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी करता है? तो अनुच्छेद 134 का। किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 134। दंडित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में कब की जाती है? तो जब उच्च न्यायालय मृत्यु दंड का आदेश दिया हो। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल कार्रवाई में दिए गए आदेश या डिग्री आदि की अपील उच्चतम न्यायालय में किन आधारों पर किया जा सकता है? तो जब उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि
उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित हो। दूसरा है उसकी राय में वह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है आगे हम नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी कितना बचा हम देख लेते हैं। ये उच्चतम न्यायालय की महिला, ठीक है, और फिर देख लेते हैं फिर उच्च न्यायालय। चलिए उच्च न्यायालय वाला सर्वोच्च न्यायालय वाला पार्ट करवा ही देती हूँ, है ना। चलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट कर लेते हैं। देखिए, लोकहितवाद ऐसे वाद जो लोकहित के उद्देश्य से न्यायालय में पेश किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट होता है। जो अपनी निर्धनता या अन्य कारण न्यायालय से न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हो, उनकी विधिक या संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए लाया गया वाद लोकहितवाद कहलाता है। भारत में जनहित याचिका, ये याद रखें, न्यायिक पहल 1980 में भारत में लोकहितवादी के प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर, दोनों का याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? भागलपुर, बिहार। लोकहितवाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकहितवाद अवधारणा अपने सर्वोच्च न्यायालय में लोकहितवाद की अवधारणा अपनाने के लिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखो अनुच्छेद इसमें नहीं दिया हुआ, देख लेना एक बार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बेहतर स्थिति में, ऐसा क्यों कहा जा सकता है? तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अपने केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना, अनादर सूचक भाषा। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श, न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संचित नीति आरोपित है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। भारत में न्यायाधीशों को भारत को साधारण बहुमत से ही हटाया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए में को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा जाए। आगे है कौन सी चौथी महिला जज जिन्होंने 2010 में भारत में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो वही आर्टिकल 32। न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। फिर देख लीजिए भारत के किन को अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया है। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ये भी ध्यान रखिए, जस्टिस हिदायतुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो 32, 226 और 227। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी के रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाए? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका दाखिल करता है? तो आर्टिकल 137। और मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी जितने भी ये उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के जो आर्टिकल होंगे वो मैं आपको दे दूंगी ताकि आप कई बार उसको देखो। ऑलरेडी मैंने डाल भी रखा होगा बट फिर से मैं दे दूंगी आज भी। ठीक है, चलिए आगे क्या है? एक मिनट वेट। क्या है? सुधारात्मक याचिका का प्रावधान सर्वप्रथम किस मामले में लाया गया था? तुरूपा अशोक हुर्रा मामले में।
न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित करना, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनराविलोकन करने की शक्ति प्राप्त करना। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के द्वारा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से उद्धृत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ से है? तो भारत यूएस दोनों में है। अगला है, आगे है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या आधार है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में आवद्धकर होगी? अनुच्छेद 141। उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की विधि उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के विनिमय के लिए नियमों का उपबंध किसके अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 145। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कहाँ के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 146। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन। विधायी शक्ति की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। PIL का पूरा नाम क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो न्यायिक पहल के द्वारा। TDSAT के निर्णय के को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अथवा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया, वो किसमें है? तो आर्टिकल 143 खंड 1 में। अगला, उच्चतम न्यायालय की प्रथम, ये भी ध्यान, फातिमा बीबी। भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तो YV चंद्रचूड़ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कम से कम कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह है। देश में पहला चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 4 अगस्त 2007 KG बालकृष्णन द्वारा। आगे है, अब ये हैं आपके महिला जो है वो देख लीजिएगा एक बार। उच्च न्यायालय में डिफरेंस वो हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हमने इतना कर लिया, नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में और इधर वीडियो काफ़ी टाइम हो गया नहीं डाल पाई मैं किसी कारण बस, तो अब रेगुलर वीडियो जाएगी, तो प्लीज़ चैनल से बने रहें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।